भैया। तो आज हमारे साथ इसी तरह के कालीन भैया हैं जिसके पास मतलब आप ठीक है, आप जाके लड़ेंगे उनसे, आप कर देंगे, अरे जिसके पास नहीं है। सरकार तो दावा करती है ना कि हम एमएसएमई या विभागों के सरकार नहीं, विभाग क्यों है? माननीय प्रधानमंत्री जी मान लीजिए भोलेन जी ने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा लिया जी और एक सर्टिफिकेट मिल गया जी, उन्होंने एक शॉप ले ली जी, और उस शॉप के बिहाफ पे वो जाते हैं बैंक में लोन लेने और एमएसएमई का सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, डॉक्यूमेंट को पूरा करके जाते हैं। बैंक मैनेजर का अच्छा जवाब ना सुन के उसका दिल टूटता है। बता दूं कि आप जान गए आपका एक ही सहारा है जी, कानून और उसके अधिकार जी, वही पढ़ के आप भयमुक्त हो जी। और इसमें है क्या कि आप कहीं, जैसे कि मैं अभी एक इवेंट में बोला, यूं तो कहने को तमाम मानवाधिकार संगठन हैं, लेकिन आखिर कौन मानव की लड़ाई लड़ता है? किसी वेदना को लेकर के ही शुरुआत हुई। बिल्कुल। मैं समाज में जो नैतिकता का पतन देखा, उस पतन को देखने के बाद अंतःकरण में जो वेदना, कभी न्यायपालिका में, कभी विधायिका में, तो कभी कानून व्यवस्था यानी यूं कहें पुलिस प्रशासन के चौखट पर हमेशा न्याय का मजाक उड़ाया जाता है। क्या कि यह जो मानवाधिकार आयोग है जी, यह जब सेकेंड वार हुआ तो अलग अलग देश के लोग बिना किसी इजाजत से जो लड़ाई लड़ते थे, तो उसी को रोकने के लिए एक कमेटी तैयार हुई अंतर्राष्ट्रीय। और नमस्कार, मैं विक्रम और आज फिर अपने पॉडकास्ट में एक खास शख्सियत, खास मेहमान से आपको रूबरू कराएंगे। हम पॉडकास्ट में जानकारी और उन दिग्गजों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाने की कोशिश की और आज भी समाज में अलग दिशा में काम कर रहे हैं और बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी हमारे साथ जो मेहमान है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से आते हैं। बनारस से कुछ ही दूरी पर मिर्जापुर है। मिर्जापुर यूं तो चर्चा का विषय इसलिए भी है कि मिर्जापुर के नाम से, उस जिले के नाम से कई फिल्में बनी हैं जो आज युवाओं की पहली पसंद है, जिसमें सबसे पहला नाम आता है कालीन भैया। तो आज हमारे साथ इसी तरह के कालीन भैया हैं, लेकिन वो सामाजिक कार्यकर्ता है और इस रूप से वो काम करते हैं कि यूं कह सकते हैं कि वो उत्तर प्रदेश के कालीन भैया हैं गरीब महिलाओं, बेरोजगार और किन्नर मजदूर वर्ग के लिए। आइए अपने खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं। भोलेन कुमार हमारे साथ उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर कछुआ बाजार आदर्श नगर से हैं। 21 जून 2017 से सामाजिक सेवा में ये सक्रिय हुए और इन्होंने एक सोसाइटी की नींव रखी, वर्ल्ड सोसाइटी, मानव अधिकार संगठन। यूं तो कहने को तमाम मानवाधिकार संगठन हैं, लेकिन आखिर कौन मानव की लड़ाई लड़ता है? क्योंकि हम देखते हैं कभी न्यायपालिका में, कभी विधायिका में, तो कभी कानून व्यवस्था यानी यूं कहें पुलिस प्रशासन के चौखट पर हमेशा न्याय का मजाक उड़ाया जाता है और मानव अधिकारों का हनन होता है। आइए अपने खास मेहमान से रूबरू कराते हैं आपको और बातों का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत भोलेन जी। धन्यवाद। क्या कहेंगे, कैसा रहा सफर मिर्जापुर से लखनऊ तक का? सर जी, आपने मुझे आतिथ्य के रूप में आमंत्रित किया और आपका आतिथ्य स्वीकार करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। यह तो हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जिनको अवध नगरी बोली जाती है। मैं आपके इस जर्नलिस्ट यूपी लाइव चैनल के जो आपके कार्यकर्ता हैं, उनके सहित आप संस्थापक एवं संपादक हैं, आपको बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं बाबा विश्वनाथ की नगरी और माँ विंध्यवासिनी के मिडिल सेंटर, कश्यप नगरी बोली जाती थी, जिसका नाम आज के डेट में कछुआ बाजार है, मैं वहां से बिलोंग करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो आप अपने भविष्य के लिए कल्पना भी नहीं किए हों, उसकी भी पूर्ति ईश्वर आपकी करे। बहुत बहुत धन्यवाद इतना खूबसूरत हमारे लिए बात कहने के लिए। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सेवा पथ की शुरुआत, जो संस्था की नींव रखी, कैसे हुई शुरुआत? कैसे सोचा कि सोशल करना है, सामाजिक करना है? क्योंकि मुझे लगता है आर्थिक मदद तो नहीं मिल पाती होगी।
सर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी संस्थान का जो शुरुआत होता है वह किसी वेदना को लेकर के ही शुरुआत होती है। बिल्कुल। मैं समाज में जो नैतिकता का पतन देखा, उस पतन को देखने के बाद अंतःकरण में जो वेदना जागृत हुई, तो दो चार लोग मिल करके यह वर्ल्ड सोसाइटी मानवाधिकार के नाम से संस्था का दिल्ली से रजिस्ट्रेशन कराया और इसका पूरा नाम है वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन रिफॉर्मेशन लीगल डेवलपमेंट सोसाइटी। इसका एक रोल होता है एक एक वर्ल्ड को जोड़ करके वर्ल्ड सोसाइटी। इसका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वह 22 दिसंबर 2015 को हुआ और 2016 में पेपर मिला। एक किसी व्यक्तिगत वेदनाओं का जब मैं शिकार हुआ तो अपने अंतःकरण से, मेरी लोगों ने मदद नहीं किया तो अपने अंतःकरण से उस पीड़ित व्यक्ति का मदद करने का संकल्प लिया, जाने अनजाने, जो समाज के दबे कुचले वर्ग से आते हैं और उनकी उस समय की जो 125 करोड़ जनमानस थी, उनकी अगर सेवा नहीं कोई कर पाएगा, इन केन प्रकारण अगर मेरे संस्था के पास आते हैं तो मेरी संस्था के पदाधिकारी उनकी संपूर्ण सेवा करेगी। इसी भाव से मैं यह संस्था का विस्तार किया हूं। तो और एक चीज और बताना चाहता हूं, जैसे मैं उनका सेवा कर रहा हूं तो वो मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, अरे मैं उनके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहा हूं, समझ रहे हैं जी। उनका जो है सारा श्रेय मेरे ऊपर जाता है, क्योंकि उस जाने अनजाने संकल्प की पूर्ति कर रहे हैं तो मेरे ऊपर उपकार कर रहे हैं मेरी सेवा लेकर के। तो उस पीड़ित व्यक्ति को मैं बारंबार धन्यवाद दूंगा और कहूंगा कि और भी जो पीड़ित व्यक्ति है उनको मेरे संस्था तक भेजिए। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका लेवल पे जो भी उनको मदद चाहिए, अगर विधिक व्यवस्था के तहत न्यायप्रिय व्यक्ति हैं तो उनको न्याय दिलाने का हमारी संस्था भरपूर कोशिश करेगा। मतलब ये मान के चले हैं भोरेन जी कि वर्ल्ड सोसाइटी मानवाधिकार जो संगठन है आपका, उसकी स्थापना के पीछे अगर कोई प्रेरणा रही है तो प्रेरणा नहीं, एक संघर्ष रहा है, एक मतलब समस्या रही है जी। वेदना ही संघर्ष उत्पन्न करती है जी। और जब तक आदमी किसी चीज से पीड़ित नहीं होता है तो ये जो क्षेत्र है सर, ये बड़ी कठिनाई भरी क्षेत्र है, लेकिन मैं इसको कठिनाई नहीं मानता हूं, इसको मैंने प्रोफेशनल तरीके से लिया है। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए भोलेंद्र कुमार ने अगर जन्म लिया है तो आसान काम करने के लिए जन्म नहीं लिया है। जो कोई काम नहीं करेगा भविष्य में, उस काम को करने के लिए भोलेंद्र कुमार जन्म लिया। अच्छा भोलेंद्र जी, अगर बात करें कार्य और अनुभव की, तो पिछले कुछ वर्षों में आपकी संस्था ने कौन कौन से प्रमुख कार्य किए हैं जिन पर लगता है कि यार मुझे इस पर गर्व है कि मैंने कुछ अलग किया है, कुछ खास किया है और किसी के लिए कुछ अलग, मतलब सबसे अलग कर पाया? क्योंकि कहने क्यों तो तमाम संस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं हैं, सरकारें हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा विक्रम भाई जी, और आपने उस बिंदुओं पर लोगों के प्रति मेरी बात पहुंचाने का प्रयास किया है जो कि आज की मूलभूत आवश्यकता है क्या कि यह जो मानवाधिकार आयोग है जी, यह जब सेकेंड वार हुआ तो अलग अलग देश के लोग बिना किसी इजाजत से जो लड़ाई लड़ते थे तो उसी को रोकने के लिए एक कमेटी तैयार हुई अंतर्राष्ट्रीय, और वह अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार बना। उसका 1946 से कई देश के लोग मिलकर के बनाए तो वहां संचालित हुआ, लेकिन भारतवर्ष में 1993 में यहां इसका नींव रखा गया। तो इसको दो तरह से कार्य किया जा रहा है, एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक राज्य मानवाधिकार आयोग। अब मैं यह संस्था लेकर के जब जनमानस के बीच पहुंचा तो लोगों को पता ही नहीं था कि ये मानवाधिकार से लाभ क्या क्या ले सकते हैं जी। तो ऐसे स्थिति को देखते हुए मुझे लगा कि समाज में जागरूकता की कमी है, तो इवेंट के नाम से जागरूकता सेमिनार के बैनर तले लोगों को जागरूक करने के लिए हमारी संस्था अनवरत उस विषय पे कार्य कर रही है। उसमें जो हमारे सिटिंग न्यायाधीश या जो रिटायर्ड न्यायाधीश है, अवकाश प्राप्त न्यायाधीश हैं,
जो हमारे संस्था में आशीर्वाद दे रहे हैं इस संस्था को आगे ले जाने के लिए, उनको एज ए चीफ गेस्ट मैं बुलाता हूं, क्योंकि वह विधिक व्यवस्था की जो जानकारी वो देंगे वो हम लोग उतने बेहतरीन तरीके से नहीं देंगे, और उनकी बात सुनने के लिए जनमानस ललायित रहती है। अच्छा सर, आपकी संस्था किन किन क्षेत्रों में सेवा दे रही है, विशेषकर मानव अधिकार से जुड़ी कौन सी प्रमुख समस्याओं पर आप या आपकी संस्था काम करती है? क्योंकि मुझे लगता है कि चाहे जितना आधुनिक दौर क्यों ना हो जाए, लेकिन वो एक वर्ग है जो अपने अधिकार, अपने हक, अपनी 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 समस्याओं को और अपनी जरूरतों के, इनके जो हक अधिकार है उनको नहीं समझ पा रही है। विक्रम जी, आप तो बड़ा गुण क्वेश्चन कर रहे हैं जी, और वास्तव में इसकी आवश्यकता भी है। बिल्कुल। होता क्या है कि सबसे बड़ी जो समस्या है वो प्रशासनिक समस्या है, क्योंकि जो शासन सत्ता के लोग बैठे हुए हैं वह अपनी वर्चस्व को कायम करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था को अपने हिसाब से गाइडलाइन करते हैं। उसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकारियों को दबाव में आकर के न चाहते हुए उनके मन की कार्य करनी पड़ती है, जिसकी वजह से वो लोग भी उस विषय पे कार्य करने के बाद क्वेश्चन मार्क बन जाते हैं। अब मैं बता देना चाहता हूं, प्रशासनिक व्यवस्था अगर सुचारू रूप से चल जाए तो न्यायपालिका बहुत सरल तरीके से अपनी जो जजमेंट है दे सकता है। दरअसल होता क्या है कि घटना कुछ घटती है और एफआईआर में कुछ लिखाया जाता है, क्योंकि मीडिया के लोग जो लेख प्रस्तुत करते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को देख रहे हैं, वह लेख की प्रस्तुति और एफआईआर की लेख की प्रस्तुति में अंतर मिलता है। और यह अंतर्भाव क्यों है? जब मैं प्रशासनिक व्यवस्था की रिटायरमेंट जो हमारे संस्था में आज कार्य कर रहे हैं वो लोग बताते हैं कि उनकी वेदना क्या है। अब यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जो प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर की बात है वो मैं खुल करके नहीं कर सकता हूं, कुछ प्राइवेसी है जिसको मैं खुल के नहीं कर सकता हूं, लेकिन उनकी मजबूरी, और हम लोग उसी चीज को पकड़ करके जो पोर्टल मुख्यमंत्री ने संचालित किया, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, जैसे मुख्यमंत्री का पोर्टल हो गया, 1076 हो गया जो मौखिक कंप्लेन होता है, और तमाम चीजें हैं जो कि आपके सचिवालय से रिलेटेड जो विभाग है, सारे विभाग का नाम नहीं लूंगा, गृह विभाग सचिव तक हमारा लेटर जाता है, डीजीपी से डायरेक्ट मैं बात करता हूं, डीआईजी तक हमारे जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो बात करते हैं, एसपी तक हम लोग बात करके, मतलब कि जो विवेचक होता है एसआई, वहां से लेकर के गृह विभाग के सचिव तक हम लोग बात करते हैं, और उस पर पहल करके कार्रवाई जो न्यायप्रिय व्यवस्था के तहत होता करवाई। तो बोलेन जी ने एक चीज कही और वो बात मेरे भी मन में चुभ रही कि आखिर इनकी जरूरत ही क्यों पड़ रही है, जब न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है मौजूदा सरकार में, तो बोलेन आपकी जरूरत क्यों पड़ रही है? मतलब इसके बाद भी जरूरत पड़ रही है। और मुझे लगता है कि आईजीआरएस या मुख्यमंत्री पोर्टल 1076 या 1090 इस पर इतनी शिकायतें आ रही हैं कि लोग वहां से संतुष्ट ना होकर आपके पास जाते हैं। मतलब शिकायत के बाद भी इनको संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, तो बोले इनको आना पड़ रहा है, क्यों? श्रीमान संपादक महोदय जी, जो आपके क्वेश्चन है उसमें आपने एक चीज को साइलेंट कर दिया सर जी। बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाया है वो बहुत बेहतरीन संविधान बनाया है। हर व्यक्ति को अपने नजर में रख करके जो व्यक्ति दबाए और कुचले गए थे उनको फ्रंट पे ला दिया, उनको इतनी पावर, इतनी ताकत दे दिया है। लेकिन किसी को लाइसेंस दे दीजिए रिवॉल्वर चलाने का और वह खाली लाइसेंस दिखाए, बंदूक चलाए ही ना, तो वह अपने अधिकार का मूल रूप से फायदा नहीं ले पा रहा है। पहला विषय। दूसरा चीज जो आपका क्वेश्चन है, संविधान की व्यवस्था को चलाने के लिए, किसी मकान को बनाने के लिए 4 पिलर होता है। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, ये जितनी भी पिलर है ये सैलरी बेस पिलर है। ये जब सीट पे बैठते हैं तो इस व्यवस्था के लिए उनको उस कार्य करने के लिए वेतन
मिलता है। और एक चौथा स्तंभ है समाज सेवी संगठन मीडिया साथी। यह निस्वार्थ भाव से बिना वेतन सेवा के और बिना वेतन का सेवा दे रहे हैं और यह ठेकेदार हो जाते हैं समाज के। और जब ठेकेदारी लेकर चलते हैं, ठेकेदारी लेकर के बैठे हुए हैं, तो हम लोग वेतन भोगी नहीं हैं। और ठेकेदारी पे आरोप भी है और ठेकेदारी पे उनका अधिकार है, उस अधिकार रूपी व्यवस्था पे वो हम लोगों के पास आते हैं। अच्छा, ये चीज और बताना चाहता हूँ, आरोप भी तो लगते हैं हाँ हाँ कि ये समाज सेवक ने ये काम कराने के लिए ये ले लिया, जी मैं बता रहा हूँ, पत्रकार ने ये जी, ले जी, लिया, जी, जी। पत्रकार ने षड्यंत्र रच दरअसल दिया। क्या है कि जो लेने वाला है उसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगाता है, हाँ और जो ईमानदारी से काम करता है उसी को प्रूफ देना भारी पड़ जाता है जी। और मैं नहीं कहता हूं कि मैं बहुत ईमानदार हूं, हमको साबित करके दिखा दीजिए कि आपसे मैंने लिया हूं। मैं ये नहीं कहता हूं मैं ईमानदार हूं, लेकिन आप साबित करके तो दिखाइए। दूसरी चीज यह है, उनका अधिकार है, लेकिन जानते हैं क्या है, वह अपने काम का बोझा उस समाज सेवी के कंधे पे डाल करके फ्री हो जाना चाहते हैं कि पीड़िता व्यक्ति होता है जी। वह हम समाज सेवी को अपनी जिम्मेदारी दे करके अपनी जिम्मेदारी से अपने को विमुख कर लेना चाहते हैं, जबकि हमारी संस्था जो कार्य करती है वह पीड़ित व्यक्ति को अपने कार्य को कराते हुए उनको वह चीज की जानकारी दे देती है कि आप अपना पहल करके भी आप अपनी समस्याओं पे न्याय पा सकते हैं। अच्छा भोलेन भाई, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में आपने किस तरह से गरीबों के लिए प्रभावी सहयोग किया है? जैसे होता है ना कि मान लीजिए एक पीड़िता आती है आपके पास और उसके साथ वो घटना हो गई है जो आजकल महिलाओं के साथ हो रही, दुष्कर्म हो गया है। अब वो जाती है न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाती है, आनंद फानन में अगर बात उठ गई और सामने वाला बाहुबली नहीं है, आरोपी बाहुबली विधायक, सांसद या विपक्ष या किसी भी पार्टी या दल का नेता नहीं है या कोई बाहुबली नहीं है, तब तो उसकी गिरफ्तारी हो गई चंद घंटों में। बाय द वे होता है जब बाहुबली है तो मीडिया को आना पड़ता है, मीडिया में जब खबरें होती है, जब उठती है, तब जाके जब मामला प्रकाश में आता है और प्रशासन दबाव में आता है, तब वो गिरफ्तार होता है और फिर न्यायपालिका में मुकदमा चलता है। मुकदमा इतना लंबा चलता है, इतना लंबा चलता है कि पीड़िता के घर वालों में से किसी के साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है या कभी अपराधी कुछ करा देता है, कभी जो उसमें गवाह होते हैं वो खत्म करा दिए जाते हैं। तो इस व्यवस्था से कैसे लड़ा जाए? क्योंकि मैंने सुना है, पढ़ा है कि विदेश या बाहर के देशों में कानून व्यवस्था या यूं कहें न्यायपालिका काफी बेहतर हालात में है यहाँ के मुकाबले। पहले तो जो घटना घटती है जी, उसकी एफआईआर ही दर्ज नहीं होती है। बिल्कुल। और यह एक चीज की जो जानकारी जनमानस तक मैं देना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि कोई भी तहरीर, एप्लीकेशन उस संबंधित विषय से थाने में जाता है तो पहले मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए, उसके उपरांत उसकी तहकीकात करनी चाहिए। अब कुछ ऐसे राजनीतिक दबाव बनते हैं जिसके वजह से प्रशासन विभाग मजबूर हो जाता है एफआईआर न करने के लिए, मुकदमा पंजीकृत न करने के लिए। यह जब मेरे संज्ञान में आता है यह मैटर, तो हम लोग अगर वह साक्ष्य उनके पास है तो उनको एक रास्ते पर एडवाइस करता हूं कि आप किसी एडवोकेट से मिलिए और 156(3) धारा के तहत मुकदमा पंजीकृत करने का आवेदन न्यायपालिका में दीजिए। वो आवेदन होता है ना भोलेन जी, तो 156 पक्ष जांच ही नहीं करती, मैं बता रहा हूँ, पुलिस कहती है तो मेरे विरोध में मैं बता रहा हूँ 156(3) के तहत फिर पुलिस को ही मुकदमा दर्ज करना होता है। नहीं, पुलिस मुकदमा तो कर लेती है, विवेचना में उसको आपको जो बता रहा हूँ अगर कोई विवेचक चाहे किसी भी कारण से, चाहे वह किसी भी कारण से, मतलब वो चीज मैं आपके यहाँ शो नहीं करना चाहता हूँ, आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। अगर घाल मेल करता है विवेचना करने में तो आप पुनः असंतुष्ट होने का भाव दिखाते हुए आप कप्तान के पास जाकर के
पुनः नई विवेचना के लिए मांग करिए और उनसे कहिए दूसरे थाने से जैसा केस रहेगा उस हिसाब से एसआई या सच्चो सीओ तक आपको मुहैया कराया जाएगा पुनः जांच कराने के लिए। वह जो पुनः जांच होती है वह टोटल निष्पक्ष जांच होती है और आपके पक्ष में जो आप चाहते हैं कि हमारा निष्पक्ष फैसला हो तो आपके पक्ष में ही उनको जांच करके रिपोर्ट लगानी पड़ेगी। अच्छा, पहले कहा जाता था, सवाल बड़ा ही पेचीदा है, पहले कहा जाता था कि कानून के हाथ बड़े लंबे हैं और न्याय में जो माता की देवी जो न्यायमूर्ति हैं उनकी आंखों पे पट्टी होती थी, अब वो पट्टी हट गई है। लेकिन लगता है कि व्यवस्थाओं पे या न्यायपालिका से भी वो पट्टी हटी है, क्योंकि न्याय पाने के लिए उस पीड़िता को, उस पीड़ित को 20 वर्ष, 25 वर्ष, 14 वर्ष लग जाते हैं, जबकि आज फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दी गई, फिर भी समय लग रहा है। देखिए, कोर्ट का जो जजमेंट लेंदी हो रहा है जी, जो हम लोगों ने उस पे ध्यान अपना आकर्षित करके विषय को खोजा हूं, इतने ज्यादा केसेस कोर्ट में पेंडिंग है और नए केसेस उस पे चले आ रहे हैं। उस हिसाब से जजमेंट देने के लिए पर्याप्त जज की व्यवस्था नहीं है। हाँ, हाईकोर्ट में, लखनऊ हाईकोर्ट में लोग कहते हैं, अधिवक्ता कहते हैं, उन्हीं का आरोप है कि जिस हिसाब से मुकदमे हैं और जिस हिसाब से जजेस की संख्या होनी चाहिए वो लखनऊ खंडपीठ नहीं है। तो और हमारे संस्था जो कार्य कर रही है, मैं आपको बता दे रहा हूं कि जो राजनीतिक व्यक्ति हैं या जो पार्टी बनाए हुए हैं वह वोट लेने के लिए जनमानस तक जाते हैं, तो उनके अंदर अंतर विरोध होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति से 4 पार्टी के लोग वोट लेने जाते हैं। बिल्कुल। और हम लोग जो समाज सेवी हैं, किसी मतभेद से अगर मतभेद पैदा किए हुए हैं तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम लोग किसी के दरवाजे वोट मांगने नहीं जा रहे हैं, हम लोग वेतन भोगी नहीं है, निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं। अगर आप किसी क्षेत्र में महारत हासिल करे हैं तो आप मेरा सहयोग करिए, मैं किसी क्षेत्र में महारत हासिल किया हूं तो मैं आपका सपोर्ट करूंगा, क्योंकि अगर हम लोग एक ऐसी सपोर्टिंग व्यवस्था बना के चलूंगा तो इस भारतवर्ष की धरती पर 1 नहीं, 2 नहीं, 1000 नहीं, लाखों संस्थाएं काम कर रही हैं और अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की हुई है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका छोड़ दीजिए सर, अभी मैं 6 महीने से जो एक विषय पर बोला कि 80% समस्याओं का निदान मात्र एक विषय पर हो सकता है, वह विषय है आर्थिक रूप से मजबूती कायम करना। अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत हो गया तो 80% समस्याओं का निदान हो जाएगा, क्योंकि कहीं भी कोर्ट में जाते हैं, कहीं भी आप प्रशासनिक व्यवस्था में जाते हैं, आने जाने का खर्च, उसकी फॉर्मेलिटी की फीसेस न देने वाले प्रताड़ित होते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपके मंच के माध्यम से मैं शो नहीं करना चाहता हूं। और मैं इसके लिए जो 6 महीने से पहल कर रहा हूं, तो सरकार आपको कमाने के लिए, पूर्व की सरकार, वर्तमान की सरकार, भविष्य की सरकार, इसको परिवर्तित करते हुए और बेहतरीन करने की कोशिश करेगा और बेहतरीन लोग कर रहे हैं, उसी का लाभ दिलाने के लिए आपके प्रसंस्करण विभाग द्वारा, खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा खाने पीने आइटम का मैं एक योजना पे काम करने वाला हूं। हमारे संस्था से जुड़े हुए पदाधिकारी मेंबर उस पे काम करेंगे। खादी ग्राम उद्योग का जो भी स्कीम है उसका लाभ दिलवाने के लिए मैं प्रयासरत हूं। आपके यमी योजना, जो सरकार का स्टार्टअप कई जगह से फ्लॉप है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो कि मैं देख करके आया हूं। वह स्कीम तो चालू कर दिए हैं दूसरे प्रदेश का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है किसी और प्रदेश में, लेकिन वहां पर वह हब नहीं है। तो हब ना होने की वजह से जो मार्केटिंग की समस्या आ रही है, वर्क जॉब की समस्या, एक मिनट सर, तो उस पे भी मैं 35 साल से व्यवसायिक क्षेत्र में काम किया हूं, हमारे उद्योगपतियों से संबंध है, उस पे भी मैं पहल करके उनको उस क्षेत्र में काम करूंगा। मैं इस काम के लिए बनारस के नजदीक प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र
रोहनिया में मैं आज 45 दिन से अपना निज आवास बनाया हुआ हूं, एक फ्लैट लेकर के किराए पर, और वहीं से स्टार्टअप के नाम पे एक योजना पे काम करने वाला हूं। क्योंकि कहीं ना कहीं से समाज को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए कदम तो बढ़ाना ही एक पड़ेगा। सवाल लेते हैं भोलेन जी। सरकार कह रही एमएसएमई, बड़ा अच्छा आपने कहा कि छोटे से छोटा उद्योग खोलने के लिए, व्यापार करने के लिए युवा युवती महिलाओं को वो लोन देते हैं। आप गए लोन लेने कभी? कभी एमएसएमई का ट्रायल किया आपने? जी। मैं एक व्यापार करना जी, चाहता हूँ, जी। ये मेरा रजिस्ट्रेशन है, जी। मुझे 5 लाख 10 लाख का लोन दे दीजिए, क्या मिलता है? जी सर, मैं बता क्या रहा हूं। बैंक की तमाम फॉर्मेलिटी मैं- पूरी मैं- करने के बाद भी उस व्यक्ति या उस युवा को लोन मिल जाता है? बताइए। मैं सर बता रहा हूं। चनपटिया पश्चिमी चंपारण बगहा बेतिया के बीच में जगह है। वहां पर सरकार ने कुछ मजदूरी करने वाले मजदूर जिनके जेब में 1 रुपया नहीं था, जिला अधिकारी चनपटिया, जिन्होंने उन मजदूरों को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप शुरू कराया। हाँ। तो डीएम जो होता है वह अपने उस जिले का मालिक होता है, और सरकार की जो योजना प्रभावशाली ढंग से संचालित नहीं होती है तो सरकार का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वह उस कार्य को किए। मैं उसमें थोड़ा सा और विस्तारित चीज बताना चाहूंगा कि उन्होंने एक एफसीआई विभाग का गोदाम जो बंद पड़ा था, उसी में 2000 स्क्वायर फीट एक एक व्यक्ति को उद्योग लगाने के लिए बिजली कनेक्शन के साथ उन्होंने बिजली का अलग से चार्ज, और वह 2000 स्क्वायर फीट जगह का मात्र 2000 रुपए चार्ज रखा था हर महीने का, और उनको उद्योग लगा दिया। अब यह जो अलग अलग राज्य की जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जैसे लुधियाना हो गया, दिल्ली हो गया, सूरत हो गया, मजदूरों के नाम से अलर्ट हुआ कि लिया किसी ने, चला कौन रहा है? नहीं, डीएम के द्वारा वो सब चीज चल रहा है, लेकिन उसमें समस्या क्या है कि वन साइडेड लोन होता है। वन साइडेड का मतलब है आपको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, मशीन लगाने के लिए आपको कोटेशन के आधार पे मशीनें आपके नाम से लग गई, लेकिन मटेरियल और मार्केटिंग के नाम पे आपको पैसा नहीं मिला, जिसकी वजह से मशीनें तो लगी लेकिन मशीन चल नहीं रहा है। और इसी वजह से किसी प्रकार से कहीं से व्यवस्था करके वह मजदूर लोग अपनी मशीन को चलाए। लेकिन मैंने जब बात किया तो पता चला कि 1.5 साल से मशीन बंद पड़ी है। मैं उस 19 फरवरी को जो कार्यक्रम वहां पर निर्धारित था, यमी योजना के अधिकारी जो दिल्ली से आए थे, पटना से आए थे और बेतिया से आए थे, बगहा से आए थे, वो लोगों ने जब मेरा स्पीच सुना, मैंने वहां पर बोला यह कि यह जो मशीनें लगा करके 80% आपने काम को अस्थायी रूप से संचालित कर दिया है, लेकिन 20% का जो लोचा है उसको मेरे द्वारा अगर संचालित करिएगा तो लाभ होगा। क्योंकि जॉब वर्क के लिए, क्योंकि मैं इस व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं, हमारे पास उद्योगपति भी हैं, मैन्युफैक्चरर भी हैं और मार्केटिंग करने वाले लोग हैं। तो जॉब वर्क अगर वहां पर मैं संचालित करवा देता या करवा दूंगा तो वह फिर मशीनें चलने लगेंगी। तो सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि वन साइडेड लोन देती है। अच्छा, लोन देने में जो आपका विषय है कि प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम आपका प्रोजेक्ट बनने में नहीं आता है, वह लोन बैंक से पास कराने में आता है। क्योंकि बिचौलिया के जो लोग बैठे हुए हैं वह एक पैसे की लेन देन की वजह से उसमें प्रॉब्लम खड़ा किए। भोलेन जी, जब जीएम से या ब्रांच मैनेजर से पार्टी सामने, आप व्यक्तिगत सामने ही जाके मिलते हैं, वो कहता है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप कहां जाओगे? जी, ऐसा है ना कि बैंक मैनेजर यह डायरेक्ट कहेगा ही कि नहीं जाऊंगा। बिल्कुल कहते हैं। मैं बता रहा हूं, आपका जो फाइल आया है उसमें कमी निकाल देंगे। हम क्या कह रहे हैं? सुनिए सर, कोई ना कोई वजह देंगे, कुछ भी ना। तो आप अगर किसी फाइल में, देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां देते हैं वह कि आपका सिविल खराब है। बिल्कुल। आज का जो टेक्निकल पॉइंट है उसको समझिए।
तो मैं कहता हूं आप लोन पास कराने से पहले अपनी सिविल सही कर लीजिए। जिस विभाग से लोन पास होना है वहां पर आप प्रोजेक्ट फाइल अपनी तैयार कर लीजिए, क्योंकि इस क्षेत्र में मैं काम किया हूं, तो जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है आपको जानकारी नहीं, मैं जानकारी आपके हिसाब से हम ये कहें कि मिल जाता है? जी मैं बता रहा हूं। और बैंक मैनेजर के पास जाइए, मेरा कांटेक्ट नंबर आप विक्रम भाई से ले लीजिए। बोलें जी, अरे जिसके पास मतलब आप ठीक है, आप जाके लड़ेंगे उनसे, आप कर देंगे, अरे जिसके पास नहीं है, सरकार तो दावा करती है ना कि हम एमएसएमई सरकार नहीं, विभाग की माननीय प्रधानमंत्री जी स्पीच दिए हैं, वो बोल रहे हैं। तो जब एमएसएमई का सर मैं गारंटी ले रहा हूं, मार्गेज की गारंटी मेरी है, आप जाइए, आपको बिना मार्गेज का लोन मिलेगा। तो हमारे देश के मुखिया जब गारंटी ले रहे हैं तो मैं भी गारंटी ले रहा हूं। आप जाइए, मेरे नंबर पे कॉल कराइएगा। अगर बैंक मैनेजर नहीं पास करेगा तो आपकी जो वित्त मंत्री विभाग की जो माननीय मतलब बोलेंगे हम ये मान ले कि नहीं होता है, हम ये मान ले कि आम आदमी का लोन नहीं होता है। अगर सही तरीके से आप प्रयास करेंगे होगा, नहीं होता है, नहीं फिर तो बोलने की होता है। जरूरत क्यों पड़ रही है? दरअसल क्या है कि जरूरत क्यों पड़ जी रही मैं है? बता रहा हूं, नहीं होता है यह भी शब्द आपका बहुत ही सार्थक रूप में सही है, क्योंकि जब आदमी परेशान हो जाता है तो पहल ही करना बंद कर देता है, क्योंकि किचाई से आदमी दूर भागता है। अच्छा, एमएसएमई में मान लीजिए जी भोलेन जी ने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा लिया और एक सर्टिफिकेट मिल गया, जी उन्होंने एक शॉप ले ली जी और उस शॉप के बिहाफ पे वो जाते हैं बैंक में लोन लेने और जी। एमएसएमई का सर्टिफिकेट लेके जाते हैं, जी। डॉक्यूमेंट को पूरा करके जाते जी। हैं। बैंक मैनेजर का अच्छा जवाब ना सुन के उसका दिल टूटता है जी। कि एमएसएमई दावा करती है, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि आप जाइए बैंक में लोन मिलेगा, जी। लेकिन नहीं होता है। जी कहानियां सुनने को मिलती है, जी पीड़ित 2 महीने 3 महीने चक्कर लगाता है, जी अंत में हार जाता है। जी अब वो भोलेन जी का नंबर लेके अगर मिला है तो सरकार की इस लाभकारी कल्याणकारी योजना का क्या फायदा? अब इसमें जो एमएसएमई योजना का जो विभाग है आपके लहरतारा मड़ुआडीह के पास, उस विभाग में अभी मैं 1 महीने पहले गया था, क्योंकि इसकी व्यवस्था चनपटिया में देख करके आए तो मुझे आपके प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र रोहनिया जो एक मार्केट हब बनने वाला है, आज 1 महीना 20 दिन से मैं वहां पर फ्लैट लेकर के अपना आवास रेंट पे बनाया हुआ हूं। तो खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा एक योजना पे काम करने जा रहा हूं, क्योंकि हमारे संस्थान में जो लोग जुड़ते हैं वह यही पूछते हैं कि भैया आर्थिक रूप से मुझे लाभ क्या मिलेगा। अच्छा, एक मिनट जी। तो उस विभाग में जब गया, एमएसएमई योजना विभाग जो संचालित है, वहां के अधिकारी से जब मेरी बात हुई तो मैंने यही क्वेश्चन रखा कि बैंक लोन पास नहीं करती है और इसका जो रजिस्ट्रेशन आपका है उसमें एक रजिस्ट्रेशन कराना होता है कंपनी सेक्शन एक्ट के तहत, वह थोड़ी कॉस्टली रजिस्ट्रेशन है। उस रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कितना कॉस्टली? उसको रजिस्ट्रेशन कराने में लगभग 25,000 रुपए खर्चे आएंगे, सोचिए। और गरीब आदमी कैसे कराएगा? सुनिए, वो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट, वो लोन अपने काम सर जी। उस बड़े प्रोजेक्ट को आप लिख सकते हैं जैसे 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़ नहीं, जितना आप चाहिए उतना लोन ले सकते हैं उस रजिस्ट्रेशन के बाद। सुनिए सर, ठीक है। और वह रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जितना आप लोन लेंगे, जो मुझे जानकारी दिया गया है, वह जानकारी मैं कोई प्रमाणित नहीं दे रहा हूं, वह मैं अपने विचार की प्रस्तुति दे रहा हूं कि 20% आपका इन्वेस्टमेंट होगा तभी आपको लोन मिलेगा। मतलब 1 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर आप लगाना चाहेंगे तो 20 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। चाहे आप पर्सनली कहीं से लीजिए, चाहे जो कमेटी आपकी बनेगी संस्था के उनके शेयरिंग से करिए, लेकिन उस सरकार में यह प्राविधान करके ये व्यवस्था किया गया। अच्छा, अगला सवाल लेते हैं। समाज सेवा करते समय आपको किस प्रकार की कठिनाई आती हैं, जैसे प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक, कैसे निपटते हैं उनसे? अब कठिनाइयां तो आती हैं सर, हर क्षेत्र में आती है। जब आप घर से कदम निकालेंगे और पसीना शरीर से निकलेगा तो वह कठिनाई का ही रूपक होता है जी। अब दरअसल पहले मैं भय युक्त व्यक्ति था, मैं
ऐसे परिवार से बिलोंग करता था, ऐसा मेरा संस्कार था कि मैं वास्तव में भय रहित नहीं था। लेकिन जिस दिन से मानवाधिकार संगठन बनाया हूं, उस दिन से भय कहाँ गायब हो गया है। क्योंकि भय रहित नहीं रहूंगा तो मैं अपने जनमानस की पीड़ित व्यक्ति का मदद नहीं कर पाऊंगा। अब आपको बता दूं कि आप जान गए आपका एक ही सहारा है, जी कानून और उसके अधिकार, जी वही पढ़ के आप भय मुक्त हो गए। जी। और इसमें है क्या कि आप कहीं, जैसे कि मैं अभी एक इवेंट में बोला कि लोग मंच से आते हैं, समस्या बताते हैं, निदान नहीं बताते हैं। और मैं कहता हूं कि इंडिया लेवल नहीं, विश्व स्तरीय समस्या ले आइए, निदान भोलेंद्र कुमार के पास है। आप समस्या तो ले आइए। मेरा यह मानना है अगर समस्या है तो उसका निदान है। जैसे दिन है तो रात है, हानि है तो लाभ है, जीवन है, मरण है, इसी तरह से अगर समस्या है तो निदान है। तो भोलेन जी बिजनेस तो और कौन सा करते हैं? जी, कौन सा मैं तो business है? 35 साल व्यवसाय किया। हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि में क्या व्यवसाय था सर? कालीन का व्यवसाय हमारे चाचा जी किए, आज सराफा का व्यवसाय करते हैं। हमारा जो मूल व्यवसाय था, जब देश गुलाम था उस समय हमारे दादा परदादा कपड़े का काम करते थे। कंट्रोल के जमाने में आज जो नेटवर्किंग बिजनेस है, 50 दुकान होती थी, उस समय सैकड़ा लोग हमारे यहाँ काम करते थे। सुनिए सर, और आज भी मेरे यहाँ कपड़े का व्यवसाय होता है और मैं उस व्यवसाय में 12 साल से लिप्त हूं। अपना पढ़ाई करते हुए 35 साल बिताने के बाद, 12-35 मतलब हो गया 47 एज के बाद मैं इस सोशल सेक्टर में आया, वेदना का शिकार हुआ और मैं पीड़ित उस व्यक्ति का मदद करने के लिए संकल्प लिया जो व्यक्ति की कोई मदद करने के लिए तैयार नहीं। तो जो कमाते हैं मतलब वो समाज सेवा में लगाते हैं जी है ना? जी। पत्नी बच्चे नहीं बोलते हैं कभी कि सर, पापा क्या हो गया है तुम्हें? लौटा रहे हो कमा शादी के? तो आपकी हुई होगी। हाँ हुई है। और आप मीडिया से हैं, हाँ आप भी समाज सेवा कर रहे हैं। आपकी पत्नी बहुत खुशहाल होंगी सर। नहीं, हमारी पत्नी तो बोलती है कि ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, इतना रिस्क है, इतनी धमकियां मिलती हैं, इतने लोगों के खिलाफ खबर बोलते हो, इतने लोग तुम्हारी खबर से जेल चले जाते हैं, जी। दुश्मनी होती है, तुम्हें फंसाने का प्रयास करते हैं, बोलती है, लेकिन क्या करें। तो वही जो आप अपने परिवार से पाते हैं सर ना, वही परिवार से मैं भी पाता हूँ। बड़े छोटे शब्दों में बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं किसी से बात करता हूँ, वह व्यक्ति अपनी पीड़ा व्यक्त करता है और जब वह पहल करते हुए न्यायप्रिय व्यवस्था में उसको न्याय मिलता है और जब इन केन प्रकार हमारी पत्नी फोन उठाती हैं जाने अनजाने में, और वह सोचता है कि मैं बात कर रहा हूं, वो कहता है भोलेंद्र कुमार तो कुछ बोलती नहीं है, सुनना चाहती है कि क्या कौन आदमी है, तो कहते हैं धन्यवाद है, आपने मेरा काम कराया, मेरा परिवार खुशहाल है। तब पत्नी को लगता है कि मेरा पतिदेव कुछ काम कर रहा है भाई साहब। ये बात सही है। अच्छा, आप आर्थिक रूप से संस्था के सदस्यों को जी सशक्त करने के लिए, उन्हें मजबूत करने के लिए किन सरकारी योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं? जी देखिए, मैं अभी संगठन बनाया तो आज के 2 साल पहले मैं क्राउड फंडिंग होती है उसके विषय में जानकारी देना चाह रहा हूं। क्राउड फंडिंग क्या है कि समूह के द्वारा आप फंड लेकर के जो कार्य करते हैं उसको क्राउड फंडिंग करते हैं। ठीक है। अभी हमारा ऐसा कोई योजना नहीं था कि मैं लाभ लूं, इसकी वजह से मैं टोल बेटी जी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं कराया, क्योंकि टोल बेटी जी लेते हैं तब आप जिससे लाभ लेते हैं उसको टैक्स में छूट देते हैं। लेकिन अब मुझे जरूरत आ पड़ी है, क्योंकि अगर मैं एसएमएसएमई योजना संचालित करना चाहता हूं, खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा फूड प्रोसेसिंग का बिजनेस, तो उसके लिए पैसे की जरूरत मतलब अभी समूह बनाकर हाँ, समूह बना लोगों की मदद कर पाते तो हैं। मैं जो क्राउड फंडिंग है अपने पदाधिकारी जो बनाता हूं उनसे शुल्क लेता हूं, एक मूल्य है नॉमिनल, वो बताऊंगा नहीं सर, उसकी जानकारी इसमें नहीं दूंगा, क्योंकि वह चीज हमारे पदाधिकारी से पूछेंगे बता देंगे। सदस्य का एक बार शुल्क लेता हूं, आजीवन सदस्य बनाता हूं। ठीक है। और जो पदाधिकारी बनाता हूं उनको 2 साल सेवा करने का अवसर देता हूं। तो भाई भोलेन के लिए सदस्य क्यों बने, आपके साथ सदस्य क्यों बने? इसीलिए कि आप लड़ेंगे उनके लिए? नहीं सर, सदस्य इसलिए अब बनेंगे क्योंकि सदस्य ही एमएसएमई योजना में लाभान्वित होंगे, सदस्य ही हमारे फूड प्रोसेसिंग का लाभ लेंगे, क्योंकि जो पदाधिकारी हैं वह चलाएंगे, लाभ लेंगे सदस्य। अच्छा, एक सवाल पूछते हैं जी। उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं जी, मिर्जापुर के रहने वाले हैं, जी। सरकार कैसा काम कर रही है?
अच्छा, खराब? देखिए, इस प्लेटफॉर्म पे सरकार की शिकायत या तारीफ हम करने नहीं आए। मैं अपनी सरकारी योजनाओं को तो मांगते होंगे ना पब्लिक मैं के बता लिए। रहा हूं सर, जैसे जाते हैं सरकार की योजनाएं पहुंचाते हैं ना, तो आपको पता चलता होगा कि योजनाओं में मैं क्या बता रहा कमी हूं, आ रही है। पूर्व की सरकार भी अपने स्वविवेक से जो परिवर्तन करके कार्य किया, बेहतरीन किया। यह सरकार भी जो परिवर्तन करके कार्य कर रही है वो बेहतरीन कर रही है। मैं बता रहा हूं, जनता इनसे बहुत त्रस्त है। जनता की आवाज में बता रहा हूं, मेरी पीड़ा नहीं है, जनता त्रस्त है। तो जनता जो त्रस्त है वो कई क्षेत्र से त्रस्त है, क्योंकि सरकार के जो बैठे हुए लोग, मैं बस इतना जानना चाह रहा हूं, जो बैठे हुए लोग हैं वह प्रभावशाली ढंग से व्यवस्था को संचालित नहीं करवा रहे हैं, अपने बीच के लोगों को लाभ दिलवा रहे हैं, पात्र तक लाभ नहीं पहुंच रहा। अच्छा, मतलब ये बात है कि भोलेन अगर खुद खुल के बोल देंगे कि सरकार का ये काम सही नहीं है, तो फिर सरकार की कोई मदद ही नहीं मिलेगी भोलेन उनकी वर्ड सोसाइटी को। क्यों भोलेन जी इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं? जी देखिए, पब्लिक की जो दबाव में है। नहीं, मैं किसी के दबाव नहीं हूं सर जी, मैं किसी के दबाव नहीं हूं। सरकार लाभ दे न दे वो उनका विषय है, लाभ कैसे लेना है उसको मैं सीख चुका हूं। दबाव का माहौल जो बना है इन दिनों, चाहे प्रेस हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल वर्कर हो, चाहे प्रशासन, दबाव का जो माहौल बना है इन्हीं समय बना है जब लगा कि देश में एक ऐसा मुखिया आ रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री आ रहा है कि सब सुधर जाएगा। उसके बाद ये स्थिति लगा ना। इससे पहले भी ऐसा दबाव फील करते थे आप कि खुल के नहीं बोल पा रहे? बोले देखिए, थोड़ा पता चला यहाँ बोल के गए वहां मुकदमा हो गया। नहीं सर, ये सशक्त सरकार है, इसमें शक्तिकरण द्वारा कार्य हो रहा है। पब्लिक को और आपको यह लग रहा है कि सरकार आपको लाभ नहीं दे रही है। सरकार बहुत सारी योजनाओं पे लाभ दे रही है, लेने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वह सरकार की योजनाओं का लाभ कैसे ले पा रही है। मैं थोड़ा संस्था के विषय में बताना चाहता हूं। हमारी जो संस्था है उसका मैंने एक स्लोगन रखा हूं, राष्ट्र हित एवं मानवता की सुरक्षा में समर्पित। तो राष्ट्र हित के लिए और मानव के अधिकार की सुरक्षा के लिए ही संस्था काम कर रही है। और हमारी संस्था अभी मानवाधिकार आयोग से जुड़ करके कार्य करते हुए न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका लेवल पे पूरा पहल किया हुआ है। अपने संस्था में आर्थिक रूप से मजबूती दिलाने के लिए जो कार्य करने जा रही है सरकारी योजनाओं के तहत, वह विषय काफी बृहद है, क्योंकि मैं कोई मॉडल तैयार कर रहा हूं। वह मॉडल जैसे कि फूड प्रोसेसिंग है, अगर मैं गोलगप्पा का कोई स्टॉल लगा रहा हूं तो गोलगप्पा में जितने भी मटेरियल लगते हैं, जैसे अन्न उगाया जाता है किसान, तो अनाज लिए अगर चक्की लगाना है तो हमारे ही द्वारा चक्की लगेगी, तेल सरसों का मेरे द्वारा पीसा जाएगा। मतलब जो लॉकडाउन के बाद हाइजेनिक प्रोडक्ट का मांग है उसकी पूर्ति करने के लिए मैं पूरे हर प्लांट को धीरे धीरे बढ़ाता चला जाऊंगा। पहले जो प्लांट लगे हुए हैं उनसे मैं काम लूंगा। बोलेन जी अपना बिजनेस बढ़ाने आए? मैं बिजनेस नहीं बढ़ाने आ रहा, मैं लोगों को लाभ, जैसे मैं बिजनेस तो बढ़ाऊंगा ही, लेकिन मेरा बिजनेस नहीं रहेगा, हमारे संस्था के पदाधिकारी बढ़ाएंगे, उस पदाधिकारी और मेंबर का बिजनेस रहेगा। अच्छा, मैंने पूछा सरकार का एक ऐसा काम जो आपको पसंद ना आया हो जी। अब मैं पूछ रहा हूँ सरकार कोई ऐसा काम, केंद्र सरकार का हो, प्रदेश सरकार का, जो आपको बहुत पसंद आया, लगा कि यार इससे अच्छी योजना तो आज तक नहीं आई जी, कौन सा लगा आपको? प्रधानमंत्री का बोलने का स्टाइल बहुत बढ़िया है। योजना की बात हो रही है, मैं बता रहा हूँ सर, योजना की बात नहीं बता रहा हूँ। तो प्रधानमंत्री अपने मुखार बिंदु से जितनी भी योजना संचालित किए हुए हैं वह वास्तव में प्रभाव, चाहे आपका उज्ज्वल योजना हो, चाहे आपका भवन निर्माण की योजना हो, चाहे आपका किसान निधि योजना हो, इस तरह से सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं हैं पूर्व सरकार से बढ़ा करके ही योजनाओं का लाभ दिया गया है, लोग लाभान्वित हुए हैं। अब समाज के सब लोगों तक लाभ पहुंचाने का काम सरकार की है, जहां तक पहुंचाए हैं वहां तक के लिए भी मैं संतुष्ट हूं। अच्छा सर, संस्था का काम होता है, चलिए मैं समझ गया कि आप जो है
केंद्र सरकार की योजनाओं से प्रसन्न। जी इन दिनों धार्मिक बड़ा चीजें चलती है जी, और कहा जाता है शिक्षा जरूरी है आज के लिए, बहुत युवाओं के जरूरी लिए। है। जी और जब उत्तर प्रदेश की सरकार 27,000 सरकारी विद्यालय बंद कर दे जी और जगह जगह हर चौराहे पर शराब की 2 दुकानें एक साथ मिलाकर बना दे, जी अभी चंद दिनों पहले इसका विरोध भी विपक्ष के लोगों ने किया था, जी ये किस हद तक सही देखते हैं? जी, क्या लगता है, शराब की दुकानें ज्यादा खुलनी चाहिए, सरकारी स्कूल बंद हो जाने चाहिए? गरीब कहाँ पढ़ेगा? जी जिसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हो वो शिक्षा कैसे पाएगा? जी या उसके लिए कोई सरकारी स्कूल खुलवाएंगे आप? जी। मुझे एक चीज ये बताइए, यह जो सरकार, मैं तो जान रहा हूँ, बिल्कुल। ये पब्लिक के लिए पूछ रहा हूँ, यह जो सरकार ने विद्यालय बनाया, बंद कराया है, ये सरकारी विद्यालय था या प्राइवेट विद्यालय था? सरकारी थे। सरकारी विद्यालय जी। इन्होंने बंद कराया। जी। तो जो सरकारी विद्यालय बंद कराए, क्यों बनाए, क्यों बंद कराए? क्यों कराए? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप भी तो लड़ते हैं ना उनकी जी, लड़ाई जी, पब्लिक जी, की। जी, जी। मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आपसे, जवाब जी। दीजिए। दरअसल सरकारी विद्यालय में जो एडमिशन होता है जी। वो सिर्फ पढ़ाई के नाम पे जो मिड डे मील के चलाई जाती है, वहाँ थरिया लोटा लेकर के आते हैं, भोजन करते हैं और बच्चे घर चले जाते हैं, शिक्षा होता नहीं है। वहाँ जो अधिकारी बैठे हुए हैं वह जो है पढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकार की योजना है उसको संचालित करने के लिए इतना कार्य दे दिया जाता है, उनको पढ़ाने के लिए समय नहीं। बिल्कुल सही। तो ऐसे स्थिति में अगर इस विषय को लेकर के सरकार अगर बंद कराई है तब तो बहुत अच्छा की है, लेकिन अगर उनके पास इसको संचालित करने के लिए फंड नहीं है, इसके लिए बंद कराई है तो गलत है। तो सरकार क्या कह रही अब है? सुनिए, अगर इन्होंने कहीं कोई चीज बंद कराते हैं, ठीक है, तो उसका एक ऑप्शनल व्यवस्था देनी चाहिए कि इतने बच्चे जो विद्यालय में। अच्छा एक चीज मुझे ये बताइए, आरटी ले नहीं रहा है प्राइवेट स्कूल, कहाँ जाएंगे बच्चे? आरटी एक्ट जो पढ़ाई के लिए अधिकार एक्ट बना है, जी। वो तो प्राइवेट स्कूल लेता नहीं है। जी। पहली बात ये। दूसरी बात ये है, जो आपका वर्ग है जिसकी लड़ाई आप लड़ रहे हो, मजदूर, किन्नर और महिलाएं, जी। जो बिल्कुल निम्न वर्ग की है, जो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकती कि कल रात में हम खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, जी। वो सरकारी स्कूल बच्चों को भेजती हैं, तो कम से कम 10वीं तक 12वीं तक बच्चा पढ़ तो लेता था। जी। अब क्या करेगा? देखिए 2000 दशक के पहले जो हम लोगों ने पढ़ाई पढ़ा है, तो हम लोगों ने कॉन्वेंट स्कूल में नहीं पढ़ा हूं, सीबीएसई बोर्ड से नहीं पढ़ा हूं, हम लोग यूपी बोर्ड वाले हैं। यूपी बोर्ड से पढ़ा हुआ हूं। और यूपी बोर्ड के जो आईएएस आईपीएस अधिकारी या जज हमारे मित्र लोग हैं, वो भी अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। अब एक प्रचलन चल गया है सीबीएसई बोर्ड, सरकार भी सीबीएसई बोर्ड चलाई हुई है। प्रचलन क्या चल गया? बिजनेस बढ़ गया, जी, जी, शिक्षा व्यवसाय हो गया। लेकिन जो प्राइवेट संस्थाएं विद्यालय के नाम से जो विद्यालय चला रही हैं, वह सरकारी विद्यालय के पैरेलल अच्छी व्यवस्था देकर के जो संचालन कर रही हैं, तो अभिभावक का रुझान उनके तरफ हो जा रहा है, लेकिन उस पढ़ाई के नाम पर फीस भी बहुत मोटी वसूली जा रही है। बिल्कुल। अब आप आ जाइए दिल्ली, इस समय तो दिल्ली अपने वर्तमान जो उत्तर प्रदेश की सरकार है या केंद्र की सरकार है वहां पर है, वहां पर सरकारी विद्यालयों में एडमिशन लेने के लिए होड़ मची हुई है। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सर्वे रिपोर्ट बता रहा है, आपकी मीडिया का रिपोर्ट बता रहा है। वहां पर कौन सी ऐसी व्यवस्था है? जब दिल्ली जैसे पूर्व में जो मुख्यमंत्री रहे हैं, सरकार रही है, उसने सरकारी स्कूल को प्राइवेट की तरह बना दिया। यहाँ के जो सरकारी स्कूल हैं उसको सुंदरीकरण या उसको प्राइवेट की तरह बनाने के लिए या बोर्ड परिवर्तन करने के लिए, मान लीजिए यूपी बोर्ड से आप सीबीएसई बोर्ड कर दीजिए ना, शिक्षक अच्छे कर दीजिए ना, उनको सैलरी अच्छी दे दीजिए ना, वो तो शिक्षक को भी प्राइवेट करना चाहते हैं। मैं सर बता रहा हूं, अब तो पूर्व की बात नहीं रह गई, अब तो दिल्ली अपने केंद्र की सरकार अधीनस्थ कार्य कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप उस मॉडल को, जो आपका शिक्षा का मॉडल दिल्ली का है, अब उसको एक खुल के कह सकते हैं यह मॉडल मेरा है। बिल्कुल। और उस मॉडल को चलाना है। हर अपने जिस प्रदेश में आपकी सरकार है
वहां इंप्लीमेंट करा दीजिए। जी। ज्यों ही इंप्लीमेंट होगा उस मॉडल के हिसाब से अगर यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा तो वहां की तरह यहां पर भी सरकारी विद्यालय में एडमिशन के लिए होड़ लग जाएगी। बोले जी ईगो प्रॉब्लम नहीं है? ईगो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी? किस बात ये की? ये तो मॉडल उनका था, विपक्ष जिसने भी वो मॉडल पेश किया था वो कहा आप देखिए ना मेरा ही मॉडल जा रहा है। अरे तो इस वजह से वो मॉडल लखनऊ नहीं आएगा, यूपी नहीं आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। अब देखिए तर्क अच्छा है, बिल्कुल। अब कुतर्क अच्छा नहीं है। बिल्कुल। अब तर्क की मैं बात कर रहा हूं कि आप उसका तर्क दे करके इस समय आपकी सरकार है, आप खुल करके अब कह सकते हैं कि दिल्ली का मॉडल मैं इस प्रदेश में लागू कर दिया। जैसे गुजरात के मॉडल पे पूरे देश को संचालित किया जा रहा है, तो दिल्ली के मॉडल को आप पूरे शिक्षा जगत में हर प्रदेश में संचालित करिए, क्योंकि मॉडल आपका हो गया है। बिल्कुल। अब जो व्यक्ति कुतर्क करे जनता जवाब देगी ना। लाभ जो जनता पाएगी तो जनता जवाब देगी चुनाव के पीरियड में। जनता को 5 साल में एक बार जवाब देने का अधिकार मिलता है। अच्छा कार्य किए रहेंगे तो पुनः सरकार बनेगी, नहीं कार्य किए रहेंगे तो भैया हमको नहीं पता है। अच्छा, आजकल धार्मिक चलन बड़ा ज्यादा है। मैंने सुना है कि आप भी एक आश्रम से जुड़े हैं, यथार्थ गीता का प्रचार प्रसार करते हैं। कैसे शुरू किया, कैसे पहल हुई? जी, दरअसल मैं नगर पंचायत कछवा से बिलोंग करता हूं, पहले भी बता दिया जी। हमारे नगर के बगल में एक बरैनी गांव है, बरैनी, उसके बगल में केवटा बीर। बरैनी और केवटा बीर के बीच में एक आश्रम है, जगतानंद आश्रम, परमहंस आश्रम के नाम से जाना जाता है। हमारे जो इस समय जिनको हम लोग अंतःकरण से गुरु मान लिए हैं, बड़े मजबूरी में उनका नाम लेता हूं। अब आपके बीच में बैठा हूं तो नाम लेना पड़ रहा है। हमारे प्रभु का नाम है स्वामी अडगडानंद महाराज जी। इन्होंने एक यथार्थ गीता आध्यात्मिक पुस्तक जो कृष्ण भगवान के मुखार बिंदु से 5200 वर्ष पहले बोली जा चुकी थी, वह संस्कृत भाषा में बोला गया था, उसको अब लिपिबद्ध कराते हुए उनका व्याख्यान उसमें है। अब सांसारिक जगत से जुड़ने के साथ साथ थोड़ा आश्रम में आने जाने से आध्यात्मिक जगत में मैं जुड़ा, तो वहां का और सामाजिक बोल भाषा का, मतलब उस आध्यात्मिक लेख और सामाजिक लेख में थोड़ा अंतर मिला। एक बिंदु पे मैं बात करना चाहता हूं। जैसे लोग पूछते हैं जाति क्या है, तो जाति की जो संविधान में व्यवस्था है वो बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट है। फलाने ठिकाने, यह वर्ग वह वर्ग, दुनिया भर की है। ओबीसी, एससी एसटी, जर्नल, महिला। अब मैं जो आध्यात्मिक जाति की बात है उसको मैं आपके बिल्कुल बीच में रख करके जनता तक पहुंचाना चाहता हूं। स्वामी महाराज जी ने जो अपने इस यथार्थ गीता में लिखा है, उसमें उन्होंने लिखा है जातियां दो हैं, सुर और असुर। जिसके हृदय में आसुरी संपत्ति कार्य करती है उसे असुर, और जिसके हृदय में दैविक संपत्ति कार्य करती है उसे देवता। तीसरा कोई अन्य जाति सृष्टि में है ही नहीं। यहां तक कृष्ण भगवान जी बोले हैं, उसी का उन्होंने व्याख्यान कर दिया। तो जाति क्या है? अब वर्ण व्यवस्था के हिसाब से जनमानस का व्यवस्था संचालित है। तो शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण, यह भी बताया गया है। ये वर्ण व्यवस्था है। अब वर्ण व्यवस्था को जातिगत आधार में परिवर्तित करके यह बढ़ावा दे दिया गया है। संविधान जो बना उसमें उसको विस्तारित कर दिया गया। संविधान को भी मैं आध्यात्मिक पुस्तक ही मानता हूं, क्योंकि इस पृथ्वी पे जीना है तो उसके हिसाब से चलना है। अच्छा, संवैधानिक व्यवस्था के तहत नहीं चलेंगे तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं मुकदमा दर्ज हो जाएगा भाई साहब। बिल्कुल। लेकिन अगर आध्यात्मिक जगत के हिसाब से नहीं चलेंगे तो ईश्वरीय दंड जो मिलेगा वो बड़ा अलौकिक रहेगा, उसको आप झेल नहीं पाइएगा। भविष्य की योजना क्या है और नई पीढ़ी के लिए जी, मानव अधिकार और समाज सेवा के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे भोले हमारे दर्शकों को, युवाओं को? जी जी, एक चीज मैं कहना चाहता हूं। जब मैं वेदना का शिकार हुआ और जब मैं संस्था बनाया
तो मैंने एक गीत था, मैं गायकी की दुनिया का बादशाह नहीं हूं, मैं गीत उतना नहीं गाता हूं, लेकिन थोड़ा बताना चाहता हूं उस सेंटेंस को। जो वो गीत है वह था, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। मैं वेदना का शिकार व्यक्ति जब पीड़ित व्यक्ति की मदद करने निकला तो कोसों दूर मेरी वेदना हो गई। उनकी वेदना ही मेरे लिए प्रेरणा स्रोत बन गया। और मैं बता रहा हूं भाई साहब कि वह जो प्रेरणा हुआ, वह प्रेरणा लेने के बाद तमाम परिवर्तन आया हमारे जीवन में। अब कुछ लोग, अभी मैं सफर करने निकला था, एक भाई पूछे कि आपका सपना क्या है। हम कहा हमारे सपने तो चकनाचूर हो गए, इसलिए कि मैं जनमानस का सपना पूरा करने का बीड़ा उठा लिया हूं। तो मैं कहता हूं इस पृथ्वी पे इंडिया ही नहीं, 750 करोड़ विश्व की जो जनमानस है, जो हमको जानते नहीं हो, इस इंटरव्यू के बाद जान ले, वह सपना देखें। कोई एमएलएम मैं के नाम पे कोई संस्था नहीं बनाया हुआ हूं, क्योंकि आप मुस्कुरा समझ गया। आपके हृदय के भाव को पढ़ूंगा, वह सपना जब पूरा करूंगा तो उसी में मेरा सपना पूरा होगा। मैं हर व्यक्ति का सपना पूरा करने का संकल्प लिया हूं। और मैं एक अंतिम बात बताना चाहता हूं, ईश्वर ने इस धरती पे सबको समान अधिकार देकर के भेजा है। आप 5 इंद्रियां हैं, आप 5 ज्ञान इंद्रिय सबके पास है। विकास कोई कोई कर रहा है, नाम ले लूंगा तो बहुत बड़ा लिस्ट नहीं। हमारे देश में 2 नाम आज के उछाले जाते हैं, तो मैं नाम लूंगा तो लोग कहेंगे प्रमोशन करने आया। नहीं, लोग इशारों में समझ गए कौन सा नाम नहीं मैं बता रहा हूं। तो 2 उद्योगपति क्यों आगे गए हैं, इस पे कोई रिसर्च नहीं किया। हमारे आपके सोच से उनकी सोच बहुत ऊपर है। और मैं बता दे रहा हूं, मुझे लगता है डोनेशन से। नो सर, मैं बता रहा हूं, वह सोच को बढ़ाने के लिए, वह अपने माइंड लेवल को और ऊंचा करने के लिए उस लेवल के व्यक्ति को हायर करते हैं। हम लोगों की सोच संकुचित है, इसलिए हम लोग संकुचित विकास करते हैं। उनका सोच डेवलप है, इसलिए सोच ऊंचे करके विकास करते हैं। लाभ उसी तरह से आप भी ले सकते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि आप अपनी सोच को विकसित करिए, भूलेंद्र कुमार से मिलिए। भूलेंद्र कुमार आपका सपना पूरा नहीं करेंगे तो फिर इनके द्वारा आप आकर के यहां बैठ करके शिकायत करिएगा, मैं सुनूंगा। ठीक है। और दूसरी चीज मैं जो बताना चाह रहा था, जो ईश्वर जो अदृश्य शक्ति है, सबको समान अधिकार देकर के भेजा है, तो हर व्यक्ति को विशेष कार्य करने के लिए भेजा है भाई साहब। और आप विशेष हैं, लेकिन आप किसी का नकल करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। आप उस भेजे हुए विशेष व्यक्ति को साइड कर दे रहे हैं। आप ईश्वर को समर्पित कर दीजिए अपने आप को। जिस जगह भेजना चाहता है आपको भेज देगा। आप पहुंच भी चाहेंगे और शायद आपके सपने बहुत छोटे रहेंगे, वह ईश्वरीय सपना जो है आपके लिए बहुत बड़ा है। इसी चंद वाणी के साथ मैं अपने विचार को समाप्त करना चाहता हूं और आपके टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। विक्रम जी, लॉकडाउन में आपने जो जनमानस की सेवा किया है निस्वार्थ भाव से, उस समय आपके चैनल का नाम हंगामा चैनल हुआ करता था। आपने जो हंगामा किया था, 5-6 डिबेट आपने मेरा लिया था और मुझे वहीं से आपने हाईलाइट किया। आपकी टीम को, आपको इस जो आपका न्यू चैनल है जर्नलिस्ट यूपी लाइव, इस चैनल को आप बढ़ाइए। आपने एक विषय बताया कि आपके यहां कोई चीज की कमी है, आप अपने नाम से फाइनेंस करा लीजिए, उसका डाउन पेमेंट मैं आपको कर दूंगा, मेरी संस्था ईएमआई भर देगी। इतनी क्षमता है, इससे ज्यादा मैं आपको कुछ देने लायक नहीं हूं, क्योंकि मैं गरीब का मसीहा, गरीब इंसान हूं और आने वाले समय में बहुत कुछ करने वाला हूं। इसी तरह आप मुझे अपने इस चैनल में बुलाइए और जनता के लिए मुझसे सेवा लीजिए। आपका उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भोलेन जी। ये थे हमारे साथ मिर्जापुर के कालीन भैया और भोलेन समाज सेवक हैं और उन्होंने बताया कि किस तरह से मानव के अधिकारों का जहां हनन होता है तो वहां ये वर्ल्ड सोसाइटी उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो जाती है। उन्होंने कई किस्से शेयर किए, कई बातें बताई, कई समस्याएं बताई
उतार चढ़ाव बताया और कैसे उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश के और हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में एक कार्यालय भी खोला है और वहाँ की क्षेत्रीय ग्रामीण जनता के लिए भी कई तरह के नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। उन्होंने एक बात कही कि अब मैं किसी से डरता नहीं, लेकिन आज भी बाहुबली, भूमाफिया, जमीन माफिया, सबसे बड़ा गुनहगार प्रशासन, जिसकी लापरवाही की वजह से ये सभी फलते फूलते हैं, उनसे वो डरता है जो कमजोर है, जो असहाय है, जो गरीब है, जो दबा कुचला है, जो शोषित है, जो पीड़ित है। क्यों डरता है? कारण अशिक्षा, कारण उसको ये नहीं पता कि हम इनसे कैसे लड़े भी कैसे, जब प्रशासन ही उनके आगे नतमस्तक हो जाता है। जब तक ये व्यवस्थाएं नहीं सुधरेंगी तब तक पत्रकार, भोलेन और इसी तरह के सोशल वर्करों की जरूरत पड़ती रहेगी। जिस दिन ये व्यवस्था सुधर जाएगी, शायद मैं भी अपने घर में बैठकर खबर बोल रहा हूँगा और स्टूडियो से ही बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और ना भोलेन को उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर और अलग अलग समस्याओं पर पीड़ितों के पास जाने की जरूरत होगी। एक फोन और काम हो जाना। उम्मीद है हमारे पॉडकास्ट आपको जानकारी से भरपूर लगा होगा और भोलेन जी के कार्यों को हमने दिखाने का प्रयास किया, बताने का प्रयास किया और आपको भी एक संदेश देने की कोशिश की कि मानव के जो अधिकार हैं, संविधान में जो हमारे अधिकार हैं, उन्हें पढ़िए और जागरूक होइए और किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है हमारे पॉडकास्ट को आप सभी पसंद करेंगे, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस वीडियो को दूर दूर तक जरूर भेजें, ताकि जो लोग अपने अधिकारों को नहीं जानते, जो किसी भी तरह से दबाए गए, कुचले गए हैं या सताए जा रहे हैं, उनकी आवाज भोलेन बन सके। नमस्कार। क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जर्नलिस्ट यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।